हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम पैटर्न नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्रांट वेलकम है साथियों। तो चलिए फिर से हम सभी आप जेपीएससी जेट पेपर 2 इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ, और काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल विवादित चेहरा, जी हाँ, मुगल सम्राट औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हर कोई इसके नाम से आप सभी परिचित होंगे, जो इतिहास के बच्चे हैं वो भी। और आज पूरे इसके कह सकते हैं इस टॉपिक का निचोड़ को जानेंगे और इसका इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं सर्जरी करेंगे ना, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए औरंगजेब का कार्यकाल को देखिए। 1658 से लेकर 1707 तक अपनी मृत्यु तक ये सत्ता पे बने रहे, मुगल बादशाह रहे, और इसी से जुड़ा हुआ आज हमारा सेशन रहेगा। और आप सभी को पता है, अगर आप चाहते हैं तैयारी अच्छी हो तो लास्ट टाइम मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप मेरा मॉक टेस्ट ज्वाइन कीजिए या किसी और का मॉक टेस्ट, कोई मतलब नहीं है, बस आपको मॉक टेस्ट देना है, यही आपको सफल बनाएगा। तो मॉक टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको पेपर 2 हिस्ट्री का 1000 क्वेश्चन मिलेगा। कितना? 1000 एमसीक्यू मिलेगा। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है, यहीं से आएगा। तो आपको कोर्स कैसे मिलेगा? तो लिंक है हमारे ऐप का, लिंक हमारा ऐप है एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से जाके मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, सभी बच्चों को मैं कहना चाहूंगा। और पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी, दोनों का आपको मॉक टेस्ट लगाना है। तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं तकनीकी समस्या हो, कोर्सेस में आपको अगर वहां दिखे नहीं ऐप पर, तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, 40154, ठीक है, ये नंबर है। इस नंबर पे किसी भी प्रकार के क्वेरीज के लिए आप कॉल कर सकते हैं। चलिए आज आते हैं आज के क्लासेस पे, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। आज हम लोग पूरी तरह औरंगजेब से जुड़ा हुआ जो सेशन है ना, वो कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, ये औरंगजेब से जुड़ा हुआ जो भी पॉइंट बनता है, सारे पॉइंट को हमने यहाँ पे शामिल किया है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जो लगेगा कि अब यहां से क्वेश्चन छूट जाएगा, आपका नहीं छूटेगा। बस जितना करा रहा हूं उसको आप कंप्लीट रखिएगा, ठीक है, उसको बस कंप्लीट रखना है। औरंगजेब, इसकी उपाधि दूसरी थी आलमगीर। आलमगीर मतलब क्या होता है? विश्व विजेता, ठीक है। तो ये दूसरा नाम क्या हो गया? आलमगीर। तो किस शासक को आलमगीर कहा जाता है? आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। किस शासक को? तो औरंगजेब को। औरंगजेब का कार्यकाल याद रखिएगा 1658 से 1707। मैं आपको उस तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव ज्यादा ज्यादा पढ़िए। सब्जेक्टिव का एग्जाम तो है नहीं जो आपको लिखने का प्रैक्टिस कराना है, बल्कि आपको यहाँ कैसे क्वेश्चन बनेगा, एक एक चीज से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, उसके प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक को हमने एक अलग से सेगमेंट बनाया है। तो जन्म देखिए 3 नवंबर 1618 को हुआ था दोहाद, गुजरात में। जन्म कब हुआ था? 3 नवंबर 1618 को दोहाद, गुजरात में। उपाधि इसकी 2 थी। पहला आलमगीर, हमने पहले बता दिया, विश्व विजेता, इस नाम से काफी पॉपुलर है, औरंगजेब आलमगीर, है ना। और दूसरा है जिंदा पीर। जिंदा पीर यह बहुत ही सच्चा मुसलमान, यानी सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता था, इसीलिए जिसे कहते सच्चा मुसलमान, जिसको कि जिंदा पीर कहा जाता है। जो पीर बाबा होते हैं ना, बहुत सादगीपूर्ण रहते हैं, इस्लाम धर्म के पीर बाबा, तो वही इसको जिंदा पीर कहा जाता था, ठीक है। राज्याभिषेक इसका 2 बार हुआ, क्योंकि आपको पता है शाहजहां को बाद के समय में 8 वर्ष कैद में रहना पड़ा था, यानी उत्तराधिकार का काफी संघर्ष चला था। उस उत्तराधिकार के युद्ध में ये विजयी हुए थे। तो एक बार इनिशियल रूप से लगा कि हम सत्ता प्राप्त कर लिए। समूहगढ़ के युद्ध के जीतने के बाद इसने अपना राज्याभिषेक किया जुलाई 1658 में। और फिर फाइनली इसके बाद जो उत्तराधिकार की लड़ाई खत्म हो गई, देवराई का युद्ध, इसको जीतने के बाद इसने फिर जून 1659 में दूसरा राज्याभिषेक कराया। तो 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला शासक कौन था? तो औरंगजेब। अंतिम में दारा शिकोह, जो इसके प्रबल कह सकते हैं दावेदार थे, और शाहजहां भी चाहते थे दारा शिकोह ही बने, ठीक है, लेकिन उसको भी इसने हरा दिया। और फाइनली देवराई के युद्ध के बाद इसने दूसरी बार राज्याभिषेक कराया और मुगल सम्राट बन गए। इसके साम्राज्य विस्तार, है ना, ये एक साम्राज्यवादी शासक था, यानी आप बनने के बाद क्या करेगा? साम्राज्य विस्तार। तो साम्राज्य विस्तार को हम लोग देखेंगे तो 2 हम लोग इसको स्टेप्स में बांट सकते हैं, 2 चरण में बांट सकते हैं। इसका 2 फेज है साम्राज्य विस्तार का।
पहला 1658 से 1681 का जो फेज है वो इसके अभियान को हम बांट सकते हैं उनकी समानताओं को देखकर, उनकी भौगोलिक क्षेत्र को देखकर हम इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला जो चरण था, प्रथम चरण 1658 से 1681, यहां पर इसने क्या क्या किया, असम को जीता, उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में आक्रमण किया और राजपूतों के साथ जो नीति चली आ रही थी उसमें इसने परिवर्तन कर दिया। और ये एक प्रकार से कह सकते हैं ये इसका रॉन्ग डिसीजन था मारवाड़ को लेकर, और यही इसके पतन का कारण भी बनेगा, आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए 1662 में इसने क्या किया, जो कि असम में क्या था, अहोम साम्राज्य है ना, अहोमों को पराजित किया और इसके लिए उसने भेजा किसको, मीर जुमला को। औरंगजेब ने असम के अहोमों को पराजित करने के लिए किसको भेजा, मीर जुमला को, और वहां अधिकार कर लिया। और बाद में हालांकि सराय घाट के युद्ध में अहोमों ने फिर से अपना क्षेत्र वापस कर लिया, यानी ये अभियान विशेष रूप से सफल इसको नहीं मानेंगे। उत्तर पश्चिमी सीमा में दो जनजातियां थी, यूसुफजई और अफरीदी, है ना, यूसुफजई जनजाति और दूसरा अफरीदी जनजाति। ये बार बार विद्रोह करते थे, इसको दबाने के लिए भी यहाँ पर औरंगजेब वहां पर स्वयं को हसन अब्दाल जो क्षेत्र था वहां औरंगजेब को खुद जाना पड़ा था। यानी यूसुफजई और अफरीदी कबीलों को दबाने के लिए औरंगजेब स्वयं गए हुए थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या था, मीर जुमला गए थे, लेकिन उत्तर पश्चिमी सीमा में यूसुफजई और अफरीदी कबीलों को के विद्रोह को दबाने के लिए अशोक स्वयं गए थे। ये पूछा जाएगा किस विद्रोह में अशोक बोला, औरंगजेब स्वयं गया था इस उत्तर पश्चिमी सीमा के विद्रोह में। राजपूतों के साथ नीति क्या थी ना, वो राजपूतों के आंतरिक मामलों में मुगल शासक बकायदा हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर राजा जसवंत सिंह जो कि मारवाड़ के शासक थे, इसकी मृत्यु होने के बाद इसने वहां हस्तक्षेप किया और मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने का इसने प्रयास किया। और इसी से राजपूत जो है ना मुगलों के प्रति कह सकते हैं वफादार नहीं रहे और उसके अंदर अविश्वास की भावना भर गई, और यहीं से राजपूत और मुगलों के बीच एक प्रकार से कह सकते हैं ठन गई, जो कि अकबर के काल में एक सुव्यवस्थित राजपूत नीति के कारण काफी अच्छा चल रहा था संबंध, वो संबंध यहाँ पर आकर खराब हो गया, है ना, अति लालच के कारण। इसका जो द्वितीय चरण है, इसका दूसरा चरण देखिए, वो है दक्षिण भारत, और ये भी इसका कह सकते हैं भारी मिस्टेक्स था दक्षिण भारत की ओर। इसकी जो नीतियां थी 1682 से लेकर 1707, ये काफी ज्यादा इसके लिए कष्टदायी रहा, मुगलों के लिए भी काफी ज्यादा हानिकारक रहा। 1681 में क्या हुआ ना, इसका एक पुत्र था जिसका नाम था शाहजादा अकबर, मुगल सम्राट अकबर नहीं बल्कि इसका भी पुत्र का नाम था अकबर। तो शाहजादा अकबर ने इसके खिलाफ बगावत कर दिया, बगावत करके वो कहां चला गया, राजपूतों के पास पहले भागा। राजपूतों के पास वही मारवाड़ वाला जो मैटर था, तो राजपूतों के द्वारा जब इसे यहां से कर सकते हैं भगाया गया, है ना, यहाँ पे जब मुगलों ने प्रताड़ित करना शुरू किया तो ये वहां से भागकर कहां चले गए, दक्षिण, और दक्षिण में गए कहा, मराठों के साथ, है ना, और संभाजी का जो राज्य था वहां ही चले गए। इसके कारण अब ये गुस्सा कर औरंगजेब कहां चला गया, दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत गया तो अपने पुत्र अकबर को तो इसने शांत किया है, लेकिन इसी युद्ध में वो आगे जाकर उलझ जाता है किससे, बीजापुर, गोलकुंडा और मराठा तीनों से, क्योंकि उनको डर था इन राज्यों से, उनके पुत्र को संरक्षण मिल रहा था यहाँ से, उनके विरोधियों को संरक्षण मिल रहा था यहाँ से, इसीलिए उनको लगा कि जाके हम सबको समेट लेते हैं। तो बीजापुर को 1686 में, गोलकुंडा को 1687 में इसने जीत तो लिया, लेकिन मामला फंस गया मराठों के साथ, मामला यहां जाकर फंस गया। बीजापुर और गोलकुंडा को पूर्ण रूप से जीतना भी एक उसकी भूल थी, क्योंकि सुदूर दक्षिण में था, इतने दूर के क्षेत्र को जीतकर उस पर कंट्रोल रखना एक बहुत बड़ी चुनौती था, ऊपर से मराठों के बगल में था, यानी यहाँ मराठे यहाँ पर हावी होते थे और मुगल को वहां पर हार खानी पड़ती थी, ये सिचुएशन बन गया था। इसीलिए इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, लगा कि मराठों का ही दमन कर देते हैं। और जो संभाजी थे, आपको पता है संभाजी की क्रूर हत्या कर दी गई, संभाजी की क्रूर हत्या कर दी। इसको लगा कि अब हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ मराठों को मिला लेंगे मुगल समाज में, लेकिन यहाँ पर तो स्वतंत्रता संग्राम चल पड़ा। संभाजी ने जो कह सकते जो आवाज उठाई, जो उसने यहाँ पर कह सकते कि स्वतंत्रता की ललक लोगों में पैदा कर दी मराठों में, वो ललक और ज्यादा विध्वंसक हो गया और मराठों ने मुगलों के साथ जबरदस्त संघर्ष किया, ठीक है। और आप देखते होंगे अभी हाल ही में छावा मूवी आया था ना, किस प्रकार संघर्ष किया था संभाजी ने। तो वो संभाजी
के बाद और स्थिति खराब हो गया। इसके काल के प्रमुख विद्रोह को देखेंगे अब, जो 2 चरणों में इसका साम्राज्य विस्तार रहा। अब इसके कुछ विद्रोह को देख लेते हैं। इसके काल में कौन कौन से मुख्य विद्रोह हुए थे? तो जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह, सिख विद्रोह और राजपूत विद्रोह, ये 4 विद्रोह हुए थे। सबका ईयर देखिए, जाट विद्रोह 1669 में, सतनामी 1672, सिख 1675 और राजपूत विद्रोह 1679 में। तो जाट विद्रोह किसने किया? तो गोकुल ने किया, फिर राजा राम ने किया, चूड़ामणि, ये 3 फेज में चला था, अलग अलग टाइम में सबने किया था। आपसे पूछा जाएगा जाट विद्रोह के नेता कौन थे? गोकुल, राजा राम, चूड़ामणि, कोई भी हो सकता है, ऑप्शन में रहेगा। सतनामी विद्रोह, ये स्थानीय किसान के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। इसमें किसी पर्टिकुलर एक नेता का नाम आपको नहीं मिलेगा। अगला है गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, दोनों ने ही औरंगजेब के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। अगला है आपका दुर्गादास राठौर, राजपूतों के खिलाफ कह सकते हैं कि इनका संघर्ष हुआ मारवाड़ को लेकर। ये संघर्ष हुआ मारवाड़ को लेकर, ये संघर्ष मारवाड़ को लेकर हुआ। और आपको पता है गुरु तेग बहादुर की हत्या भी इसने करा दी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर, सिखों के जो गुरु थे, उसकी हत्या भी करा दी। यानी राजपूतों से, सिखों से इनका संघर्ष काफी लंबा चला। इससे भी मुगलों का एक प्रकार से कह सकते हैं काफी सैन्य क्षति हुआ। जो उसके दोस्त हुआ करते थे आज वो क्या हो गए? दुश्मन हो गए। अब जाट विद्रोह के बारे में कुछ जान ली। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि यह पहला, इसके कार्यकाल का पहला संगठित कृषक विद्रोह था। राजा राम ने अकबर की अस्थियों को जला दिया। जो जाट नेता था राजा राम, इसने मुगलों को कह सकते हैं कि एक प्रकार से अपमानित करने के लिए, परेशान करने के लिए उनका अस्थि निकाला और उसको कब्र से जला दिया था, जबकि मुसलमानों को जलाया नहीं जाता है। इसके बाद सतनामी विद्रोह, धार्मिक कट्टरता और एक मुगल सिपाही द्वारा इसकी सतनामी की हत्या की गई थी, इसलिए विद्रोह हुआ था। गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद यह सैन्य संघर्ष में बदल गया। गुरु तेग बहादुर की हत्या करा दी थी औरंगजेब ने, इसके बाद यह सैन्य विद्रोह में बदल गया था। मारवाड़ को इसने मुगल साम्राज्य में मिलाने का निर्णय लिया था और इसी कोशिश में एक प्रकार से कह सकते हैं धार्मिक आघात माना गया और राजपूत इसके खिलाफ हो गए। राजपूत अब मुगलों के क्या हो गए? खिलाफ हो गए। यानी आप एक सच्चा था दोस्त जो था दोस्त, उसको खो दिया। अब देखिए एक टर्म आता है, उस टर्म को भी आपको याद रखना चाहिए। दक्षिण में जब जाके औरंगजेब फंसा तो इसको दक्षिण का नासूर कहते हैं। क्यों भाई नासूर कहते हैं? आपको याद है वर्ल्ड हिस्ट्री में नेपोलियन पूरे वर्ल्ड, पूरे यूरोप नहीं पूरे वर्ल्ड का एक प्रकार से कह सकते हैं किंग बन गया था, किंग मेकर बन गया था। कहाँ किसको बैठाना है, किस राजगद्दी को समाप्त कर, जैसे अभी अमेरिका करता है ना कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति को उठा लिया, ईरान में हम अपने पसंद के लोगों को सत्ता में रखेंगे, उनका ये काम है। बांग्लादेश में ऐसा करने में सफल रहे हैं। तो यानी इस प्रकार की चीजें एक समय नेपोलियन किया करता था और नेपोलियन काफी शक्तिशाली था, हर कोई उसके आगे नतमस्तक था। लेकिन उसने स्पेन को छोटा समझकर वहां पर अटैक करके भारी भूल किया और वही अटैक उसके पतन का कारण बना। छोटा सा समझा लेकिन वो कभी अंत ना होने वाला युद्ध बना। और उसी नासूर ने, है ना, उसी अल्सर ने, नासूर मतलब क्या हुआ? अल्सर, ठीक है, अल्सर बाद में बदल गया क्या? कैंसर, जिससे कि इंसान बचता नहीं है। तो वही हो गया। स्पेन पे जो नेपोलियन अटैक किया वो उसके पतन का कारण बना। और यहाँ कहा जाता है कि औरंगजेब ने दक्षिण पे जो अटैक किया, मराठों पे जो अटैक किया, ये उसके पतन का कारण बना। इसीलिए दक्षिण का नासूर से कौन सा शासक परेशान था? औरंगजेब। प्रशासनिक प्रभाव के दक्षिण विजय के कारण मराठा और दक्कनी अमीरों को मनसब प्रदान किए गए, जिससे क्या हुआ? जागीर की कमी हुई। बेजागिरी टर्म याद रखिएगा। बेजागिरी क्या था? जागीर की कमी। जैसे अधिकारी हम आपको नियुक्त किए, आपको क्या क्या जागीर देते थे। मान लिया किसी को अधिकारी नियुक्त किया, अब उसको हम क्या देंगे? जागीर, यानी जमीन का टुकड़ा देंगे, जिससे वह वेतन वहीं से उठाएगा, वहां से राजस्व वसूलेगा और वही उसका वेतन में सामंजन हो जाएगा। ठीक है, सामंजन होगा। लेकिन क्या होना? अब हम अधिकारी तो नियुक्त कर दिए, लेकिन उसको देने लायक अच्छा जमीन ही नहीं है। आखिर कौन सा जमीन दे? इस स्थिति कहते हैं बेजागिरी। अधिकारी, आप युद्ध कर रहे हैं, युद्ध में आपको ज्यादा सैनिक चाहिए, ज्यादा अधिकारी चाहिए, तो वो ज्यादा अधिकारी, ज्यादा सैनिक के लिए ज्यादा आपको जागीर भी चाहिए, जो कि ये नहीं दे पाते थे, कमी हो गई। द्वितीय चरण 1682 से 1707, याद रखिए। इसे वही दक्कन वाला ही हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे दक्कन का गतिरोध कहते हैं, है ना। मुगलों के साम्राज्य का पतन का पूर्वाभ्यास इसको कहते हैं। दक्षिण जाने का इसका तत्कालिक कारण हमने बता दिया। इसका पुत्र अकबर विद्रोही हो गया था और उसी विद्रोही पुत्र को कह सकते हैं पकड़ने के लिए यह दक्षिण भारत गया था। उसको क्योंकि डर था कि दक्षिण में जाने के साथ
राजपूत जो इसके बड़े दुश्मन है, मराठा नए दुश्मन है, और विद्रोही शाहजादा यानी अकबर, ये तीनों मिलकर मुगल सम्राट यानी दिल्ली पर, मुगल की राजधानी पर त्रिकुट बनकर आक्रमण करेंगे और मुगल सत्ता को मिटा देंगे। इसके दिमाग में डर था, इसीलिए दक्षिण भारत है ना 1681 में दक्षिण की ओर निकला और वहीं पर ये रह गया जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो गई, क्योंकि उस युद्ध में इस प्रकार से उलझा कि वापस आने का इसको समय नहीं मिला। और क्या होता था, मराठों को जीतने के लिए, मान लिया हमने ये मराठा क्षेत्र है ना, जीता यहाँ पर हमने, है ना, फिर यहाँ से वो जीतकर फिर आगे गए, फिर इसको जीता, फिर आगे गए, हो क्या रहा था ना, अब जैसे ही आगे बढ़ते थे मराठा फिर इसको जीत लेते थे, अब फिर आगे बढ़ा, फिर ये जीत लिया, यानी रास्ता इसका ब्लॉक होता गया और ये आगे बढ़ता गया, इसी जाल में ये फंस गया, ठीक है, और फिर वापस नहीं आया। और दूसरा इसका क्या प्रभाव है, दिल्ली जो इसकी राजधानी थी वो सम्राट विहीन हो गया, यानी राजधानी पे कमजोर पकड़ हुआ, ठीक है। दक्षिण भारत में इसने बीजापुर और गोलकुंडा को जीता। बीजापुर और गोलकुंडा में उस समय 1686 में बीजापुर के शासक थे सिकंदर आदिल शाह, इसको हराया और अपना इसे 22वां प्रांत बना लिया, मुगलों के अधीन पूर्ण रूप से इसे मिला लिया। यह भी इसकी बहुत बड़ी भूल थी, पूर्ण रूप से मिला लेना, है ना। दक्षिण भारत में जाकर इतने अंदर तक जाकर प्रशासन चलाना दिल्ली से बहुत मुश्किल था। 1687 में फिर इसने अबुल हसन कुतुब शाह जो कि गोलकुंडा के शासक थे उसको रिश्वत देकर, वहां कह सकते कि वहां के जो दीवान थे उसको रिश्वत देकर इसको हराया और फिर गोलकुंडा पर भी अधिकार लिया। और कहा जाता है कि यहीं से उसको प्रसिद्ध कोहिनूर जो है ना हीरा, यहाँ पर पूर्ण रूप से मुगलों के अधीन आ गया, यानी औरंगजेब ने रिश्वत देकर किले के फाटक खुलवाए और प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर इसी क्षेत्र से मुगलों के पूर्ण नियंत्रण में आ गया। यहां से फिर उसे कोहिनूर हीरा मिल गया। कोहिनूर हीरा कहां से मिला, तो गोलकुंडा से। यहाँ के शासक कौन थे, अबुल हसन कुतुब शाह। मराठा संघर्ष जिसे हमने कहा एक अंतहीन युद्ध था, यह अंत नहीं हुआ, संभाजी का वध किया, फिर मराठा स्वतंत्रता संग्राम चला। संभाजी की हत्या के बाद अब इनको लगा था हम लोग मुगलों को लगा कि अब हम लोग मराठों को हरा दिए, शासक को अब कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। चाहे उसके बाद संभाजी के बाद राजा राम हो या उसकी पत्नी ताराबाई हो, सभी ने छापामार युद्ध जारी रखा, यानी गोरिल्ला युद्ध, है ना, पीछे से वार करना, युद्ध का कोई नियम नहीं, जैसे होगा हमको जीतना है। इस सब के कारण जो दिल्ली से जाकर वहां पर इनको अभी जिस प्रकार कंट्रोल करना था वो हो नहीं पा रहा। जैसे अभी मान ली ईरान युद्ध में ट्रंप फंसा है ना, ईरान युद्ध में अभी डोनाल्ड ट्रंप फंस गया है, उतना दूर से आकर ईरान पे आप क्या कंट्रोल कीजिएगा, आपको दूसरा देश का सहयोग लेना होगा, वहां पे आपको नेवी बेस बनाना होगा, है ना, या फिर आपको जो भी बेस बनाना होगा मिलिट्री बेस, तो मिलिट्री बेस आप बनाइएगा। अब वो देश आपको बनाना देगा कि नहीं, बहुत सारी समस्या होती है बहुत दूर युद्ध करने में, और जबकि उस समय इतना कम्युनिकेशन था भी नहीं, तो इसलिए दक्कन में आकर पूरी तरह वो फंस गए। अब प्रशासनिक अवस्था हुई, आर्थिक पतन हुआ और जागीरदारी संकट हुआ। प्रशासनिक अवस्था कैसे हुआ कि दिल्ली को छोड़कर आप उत्तर भारत से दक्षिण भारत आ गए हैं, जिसके कारण वहां पे विद्रोही पनप गए, दिल्ली पे ज्यादा कंट्रोल नहीं रहा, जाट हो गया, सिख हो गया, सतनामी हो गया, इनका विद्रोह तेजी से फैला। आर्थिक पतन में क्या हुआ ना, आर्थिक पतन में यहाँ पर आप सैन्य कोई भी युद्ध में लगातार खर्च होता है ना, युद्ध में लगातार खर्च होता है और आपका जो प्रोग्रेस है वो रुक जाता है, यानी आर्थिक रूप से ये काफी क्षति वाला रहा। एक लाइन याद कीजिएगा कि दक्षिण का नासूर जो वर्ड यूज किया है ना, दक्कन अल्सर, इसको औरंगजेब के दक्षिण अभियान को किस इतिहासकार ने कहा, तो जे.एन. सरकार। आपको पूछेगा तो औरंगजेब के दक्षिण अभियान को दक्षिण का नासूर या दक्कन अल्सर किसने कहा है, तो जे.एन. सरकार ने इसे कहा है। जागीरदारी संकट आया, माने अधिकारी ज्यादा हो गए, उसको जागीर देने के लिए यानी वेतन देने के लिए जागीर कम पड़ गई, यानी बेजागिरी की समस्या उत्पन्न हो गई, इसी को बेजागिरी की समस्या उत्पन्न हो गई। अब सैनिकों में भी हताशा हो गई, बहुत दिनों तक सैनिक, मराठा जो क्षेत्र था क्या था, पहाड़ी जंगल झाड़ वाला इलाका था। अब जो सैनिक युद्ध कर रहा है उसका भी कोई लिमिटेशन है ना, कितना दिन युद्ध करेगा वो, है ना, कितना दिन युद्ध करेगा, उसका भी एक चाहता है कि कभी हम सेफ जगह पे जाएं, अच्छे जगह पे रहें। तो सैनिकों में भी हताशा आ गया, है ना, युद्ध खत्म भी नहीं हो रहा है ना, युद्ध का अंत भी होना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स मिलना चाहिए, लेकिन वहां पे इस प्रकार की चीजें नहीं मिली, इसीलिए सैनिकों में हताशा आ गया। धार्मिक जीवन के बारे में जान लीजिए कि इनका ऐसा शासक था जो दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश, हिंदुओं को काफिर कहा जाता था, गैर इस्लाम लोगों को इसको दारुल इस्लाम बनना चाहता था, है ना। इनका नीति क्या था, औरंगजेब का कट्टर था, ठीक है। जिस प्रकार सुलह कुल की नीति अकबर ने भारत में चलाया, जबकि औरंगजेब ने क्या किया, हम लोग क्या चलाएंगे, दारुल हर्ब, यानी जो यहाँ पर जो काफिर है यानी जो गैर मुसलमान है उसको ये काफिर कहते थे,
कहता था कि काफिर के देश को हम लोग क्या बनाएंगे, दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश बनाएंगे। यह समझ इसका नीति कितना वहीं से कट्टर था। ठीक है, कट्टरता के पीछे कुछ कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी था। आज भी मान ली बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है ना, कहा जाता है, तो बीजेपी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उसके नेता कट्टर हैं, मुसलमान को देखना नहीं चाहते हैं, ये राजनीति है ना, अपने लोगों को एक करने का, अपने सभी हिंदुओं को एक करने का एक तरीका है। जो मान लिया ओवैसी जी की पार्टी है, वो मुसलमानों को एक करने के लिए प्रयास करती है, इसलिए वो भी सांप्रदायिक कार्ड खेलती है। तो वो स्टार्टिंग से चला आ रहा है ना, यहाँ पर भी वही है। ऐसा नहीं करेंगे बहुत कट्टर था, है ना, उसको देखिएगा, उसकी कुछ नीतियां इस प्रकार थी, लगेगा कि अरे ये तो हिंदुओं के लिए भी काम कर रहा था, लेकिन कुछ इस प्रकार राजनीतिक मजबूरियां होती है जिसके कारण शासक ऐसा करते हैं। औरंगजेब ने भी ऐसा किया। ठीक है, कलमा और नवरोज, अब मान लीजिए कि उसको धार्मिक रूप से क्या करना है, दारुल इस्लाम बनाना है, तो वैसा काम भी तो करना होगा। तो कहा कि नहीं, कलमा और नवरोज यहाँ खत्म कीजिए, नहीं होगा। ठीक है, ये हो रहा था, कलमा नवरोज मनाया जाता था, बोला कि सब बंद कीजिए, यहाँ नहीं चलेगा, ये मुसलमान धर्म के, इस्लाम धर्म के खिलाफ है। मुहतसिब की नियुक्ति कर दी। धार्मिक रूप से लोग का नैतिक आचरण कैसा है, वह नैतिक आचरण सही है या नहीं, इसको देख रेख के लिए, है ना, एक मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति कर दी। इसने कहा कि संगीत, है ना, और पर इस्लाम में अनुमति नहीं है, संगीत की इस्लाम में अनुमति नहीं है, इसीलिए संगीत और कला पर प्रतिबंध लगा दिया। झरोखा दर्शन, जहां पर शासक जाके दर्शन देते थे, और फिर तुलादान, यानी जहां पर शासक को किसी में रख कर तोला जाता था ना, शासक क्या करता, तोला जाता था। जिस मान लीजिए कि सोना से तोल दिया अकबर को, ये सारा सिस्टम इसने बंद कर दिया, क्योंकि इसके साथ मजबूरी दूसरा था ना, सोने, जब साम्राज्य का आर्थिक स्थिति खराब है और शासक को सोना से तोला जाएगा, ये कहाँ का कह सकते उचित है, इसलिए इसने किया। और ये सभी चीजें इसने की अपने आप को कट्टर और ज्यादा, ठीक है, सुन्नी मुसलमान सिद्ध करने के लिए। मंदिरों के प्रति इसने क्या नीति अपनाई, कुछ मंदिरों को तोड़ दिया। ठीक है, कुछ मंदिरों को तोड़ दिया, जिसमें आप देखिए कौन कौन सा। 1669 में इसने तोड़ा काशी विश्वनाथ मंदिर, जो काफी फेमस है वाराणसी में, उसको तोड़ा, उसको तोड़ने का आदेश दिया। केशव राय मंदिर मथुरा, उसको तोड़ने का आदेश दिया। सोमनाथ मंदिर गुजरात को तोड़ने का आदेश दिया। और इन मंदिरों के स्थान पर क्या कहा, तो मस्जिद बनाएंगे, जैसे ज्ञानवापी और ईदगाह मस्जिद बने इसके काल में। इसी प्रकार जजिया और अन्य कर को समाप्त किया। जजिया आप जान रहे हैं, गैर मुसलमानों यानी हिंदुओं से जजिया जो वसूला जाता था टैक्स, उसको अकबर ने समाप्त कर दिया था। इसने जजिया को फिर से लागू कर दिया। कब लागू किया, 1679 में। अकबर ने 1664 में इसे खत्म किया था। आपको याद है, अकबर ने आपका 1664 बोल रहा हूं, 1564 में अकबर ने क्या किया था, जजिया को समाप्त कर दिया था। पहले था जजिया, लेकिन अकबर ने इसे समाप्त कर दिया कि अब गैर मुसलमानों से भी हम लोग जजिया नहीं लेंगे, हिंदुओं से जजिया नहीं लेंगे। लेकिन इसने इसे फिर लागू कर दिया। अब यहाँ पर भी कारण यही था कि इसने क्या कहा कि हमको टैक्स चाहिए, ठीक है, ज्यादा राजस्व चाहिए, इसीलिए हम ले रहे हैं। तीर्थ यात्रा कर, यानी हिंदू अगर किसी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो उसको टैक्स लगता था, जो कि अकबर ने वो भी समाप्त कर दिया था 1663 में, वो भी इसने चालू कर दिया। व्यापार में भी भेदभाव किया। जहां हिंदुओं से 5% टैक्स लिया जाता था, वहीं मुसलमानों से सिर्फ 2.5% टैक्स लिया जाता था। ये सब भेद इसके कार्यकाल में दिखता है। अब इसके पीछे इसकी राजनीति मजबूरियां थी, ताकि अपने मुसलमानों को कम से कम अपने साम्राज्य के संरक्षक के रूप में रख सके। प्रशासनिक संरचना में देखते इसने क्या बदलाव किया। सबसे ज्यादा प्रांत इसके कार्यकाल में था, है ना, सबसे ज्यादा 21 प्रांत इसके कार्यकाल में था, सबसे ज्यादा। हिंदू मनसबदारों की भी संख्या इसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा थी। हिंदू मनसबदार की संख्या, कहा जाता कि हिंदुओं का कट्टर था, लेकिन फिर हिंदुओं को क्यों रख रहा था। और देखा जाए तो इसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा 33% हिंदू मनसबदार थे, यानी हिंदू अधिकारी थे। अगर देखेंगे अकबर के काल में तो 22% ही था, जबकि सबसे धर्मनिरपेक्ष शासक माना जाता है, तो 22% था। जबकि शाहजहां काल में 24% हिंदू मनसबदार थे, जबकि इसके कार्यकाल में 33% हिंदू मनसबदार थे। मशरूत व्यवस्था को लागू किया। मशरूत क्या हो गया, जिसे आपका मनसबदारी व्यवस्था में क्या होता था, जात। मनसबदारी व्यवस्था में जात होता है, और दूसरा क्या होता है, सवार। सवार क्या था, सैनिक घुड़सवार मिलता था। अब इसने क्या किया, तत्काल रूप से, है ना, इमरजेंसी, अगर कहीं युद्ध हो रहा है, किसी के सवार को एक्सेस बढ़ा देना, है ना, लगता है कि युद्ध करना है, तो सैनिकों की संख्या, इसको एक्सेस कुछ समय के लिए, अल्पकालिक समय के लिए, युद्ध तक के लिए बढ़ा दिया जाता है। इसी को कहा गया मशरूत व्यवस्था।
मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत व्यवस्था को इसने लागू किया। इसके पहले आप देखते होंगे कि मनसबदारी व्यवस्था में एक था ना आपका डू अस्पा सी अस्पा, किसने किया था? जहांगीर ने। इसके बाद शाहजहां ने क्या किया? शाहजहां ने उसे महीना या स्केल, महीना स्केल व्यवस्था लागू किया। ठीक है, तिमाही छमाही के आधार पर उसे लागू किया था। महीना या उसको कहते हैं मासिक स्केल, उसके आधार पर जो व्यवस्था लागू किया शाहजहां ने। और दो अस्पा सी अस्पा जहांगीर ने किया। और इसी का मशरूत व्यवस्था लागू किसने किया? औरंगजेब ने। ये भी क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिएगा। मोहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की, धार्मिक आचरण के अनुसार लोग जिए, है ना, उसको आवश्यक सुझाव देने के लिए मोहतसिब नामक अधिकारी की भी नियुक्ति की थी। अब इन सबको हम देख चुके हैं। जागीरदारी और कृषि संकट उत्पन्न हो गया था। ठीक है, बेजागिरी समझ गए आप क्या होता था। खालसा भूमि में वृद्धि, खालसा भूमि क्या होता था? जो जमीन सीधे शासक के नियंत्रण में था, यानी बादशाह के नियंत्रण में जो भूमि होती थी जिसका टैक्स सीधे बादशाह को मिलता था, उस भूमि की संख्या में वृद्धि की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा राजस्व सरकार को मिल सके, है ना, बादशाह को मिल सके। इसके अलावा अबवाब, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जेपीएससी में बहुत बार आया है। आप सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन देखिएगा। ये अबवाब जेपीएससी ने 2-3 बार पूछा। अबवाब क्या था? ये छोटे मोटे स्थानीय कर थे, उसी को समेकित रूप से अबवाब कहते थे। इन करों को इसने क्या किया? समाप्त कर दिया। छोटे मोटे स्थानीय कर जो थे उसको औरंगजेब ने समाप्त कर दिया, इसी को कहते हैं अबवाब। ठीक है, और यहाँ पर हालांकि जो मेन टैक्स थे उसको रखा, है ना, रखा, लेकिन छोटे मोटे बहुत प्रकार के टैक्स, जैसे राहदारी टैक्स हो गया, पानदारी टैक्स हो गया, ये सब हटा दिया। इसी को कहते हैं अबवाब। आर्थिक और राजस्व स्थिति में नस्क इसका मुख्य पद्धति था। जो राजस्व वसूलने का, राजस्व वसूली में सबसे प्रचलित पद्धति थी नस्क। सबसे ज्यादा इसको आय किससे होता था? सबसे ज्यादा इसका आय देखा जाए तो राजस्व से, इसी के कार्यकाल में देखा गया, औरंगजेब के कार्यकाल में सबसे ज्यादा राजस्व वसूल गया। लेकिन इसने इतना युद्ध लड़ा ना, इसने इतना युद्ध लड़ा कि इसका कोई भी पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं देखा गया। सारा इसका युद्ध में ही खर्च हो गया। राजस्व वसूली भी सबसे ज्यादा इसके कार्यकाल में हुआ। और कुछ सामाजिक कुछ तथ्य, दो चीजों का समझिए। फतवा आलमगीर इसके कार्यकाल में मिलेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी से संघर्ष। फतवा आलमगीरी क्या होता है? फतवा आलमगीरी इसको मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह बनवाया, है ना, मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह बनाया और कहा कि इसी के अनुसार हमारा राज्य चलेगा। तो फतवा आलमगीरी क्या था? मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह था जिसको औरंगजेब ने चलाया था अपने साम्राज्य को चलाने के लिए। तो मुस्लिम कानूनों का संग्रह को क्या बोलते हैं? फतवा आलमगीरी। किसने चलाया? औरंगजेब ने। और यह हनफी संप्रदाय के आधार पर लिखा गया था। ठीक है, इसके अलावा इसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज थे उससे भी इसका संघर्ष हुआ। 1686 में अंग्रेजों से भी इसने लड़ाई की और जो अंग्रेज अधिकारी हैं जॉब चार्नॉक को इसने पराजित किया और इस प्रकार अंग्रेजों को हुगली से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, यानी अंग्रेजों को हराने में सफल रहे थे। ठीक है, किसको हराया था? जॉब चार्नॉक को। और ये भाग गए हुगली से, लेकिन फिर से अंग्रेजों ने माफी मांगी और 1.5 लाख रुपए का हर्जाना दिया औरंगजेब को और फिर से इसे व्यापार करने का अनुमति दे दी गया। क्योंकि भारतीय शासक तो यहीं पे दयालु था, होता आगे वो सोच नहीं पाते हैं। बताइए, आप अगर अंग्रेज को उस में भगा देते, आज हमारा देश क्या गुलाम होता? क्या नहीं होता? ये सब चीजें हैं भारतीय इतिहास को पलटने वाली। भारतीय इतिहास का कुछ ऐसा निर्णय है ना जिसने भारतीय इतिहास की दिशा और दशा बदल दी। अगर ये सारा चीज अगर उस समय नहीं होता, कुछ और ही स्थिति होती भारत की। ठीक है, स्थापत्य कला के क्षेत्र में इसको अवनति का काल कहते हैं। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से अगर आप संपन्न होंगे तभी तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाएंगे। इनका आर्थिक रूप से कह सकते हैं खोखला, दिवालिया हो गया था। यानी इसके कार्यकाल में जो भी चीजें बनी है वो मित व्यवता और सादगी आधारित बनी। बहुत अर्जेंट है तो बना दिया, लेकिन ज्यादा खर्च, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया उसने। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्थापत्य बीबी का मकबरा। इसने अपने वाइफ बीबी के याद, अपने वाइफ के याद में, जिसको कि आप इस्लाम में क्या होता है? वाइफ को बीबी, इसीलिए इसको बीबी का मकबरा कहा जाता है। और इसकी वाइफ का नाम था, पत्नी का नाम रबिया दुर्रानी। रबिया दुर्रानी का मकबरा इसने बनवाया औरंगाबाद में 1678 में। इसको कहा जाता ताजमहल का नकल, यानी दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद किसके याद में बनाया? तो रबिया दुर्रानी के याद में। और यह किसकी पत्नी थी? तो औरंगजेब की। और कहीं कहीं इतिहासकार इसे ताजमहल की फुहड़ नकल भी कहते हैं ना, दक्षिण का ताजमहल भी इसे कहते हैं। याद रखिएगा, दूसरा ताजमहल, दक्षिण का ताजमहल
या ताजमहल की फुहर नकल बीबी का मकबरा औरंगाबाद को कहा जाता है। इसका वास्तुकार जो था अताउल्ला, और यही अताउल्ला कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि आपका ताजमहल का वास्तुकार था, उसका ये पुत्र था। इसमें संगमरमर का उपयोग केवल गुंबद में हुआ है, बाकी जगह प्लास्टर से ही काम चला लिया गया है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ताजमहल का फुहर नकल। इसके अलावा इसने मोती मस्जिद भी बनाया। आपको पता है आगरा में भी एक मोती मस्जिद है, लेकिन उसको शाहजहां ने बनाया। इसने मोती मस्जिद जो बनाया कहाँ बनाया? दिल्ली लाल किला के अंदर बनाया। यानी दिल्ली के लाल किला का मोती मस्जिद किसने बनाया? किसने बनाया? तो औरंगजेब। आप पूछा जाएगा शाहजहां का ने अपना मोती मस्जिद कहाँ बनवाया था? इसने आगरा के किले में मोती मस्जिद बनवाया था। ठीक है, दोनों में क्लियर है। लाल किले के अंदर बना था ये मोती मस्जिद। बादशाही मस्जिद लाहौर में 1673 में बनाया, और औरंगजेब के काल की सबसे विशाल मस्जिद है। औरंगजेब के काल की सबसे विशाल मस्जिद कौन है? बादशाही मस्जिद लाहौर। एक सफेद मस्जिद बनाया बनारस में, और ज्ञानवापी मंदिर को जो हटाया गया उसके जगह पर ही आपका सफेद मस्जिद बनाया गया था बनारस में। इसको लेकर अभी भी विवाद चल रहा है, मामला कोर्ट में चल रहा है। और आपको पता है कोर्ट ने कमेटी भी बनाई इसके लिए, ज्ञानवापी मैटर आप सुने होंगे, तो यहीं पर है वो मैटर, इसी से जुड़ा हुआ है। अगर चित्रकला में देखेंगे तो इसके कालकाल में कलाकारों का पलायन हुआ। ठीक है, कलाकारों का पलायन हुआ। जब आप यहाँ संरक्षण दे रहे हैं तो कलाकार अलग अलग क्षेत्र में गए, और क्षेत्रीय कला व्यवस्था जैसे किशनगढ़, बूंदी शैली है ना, पंजाब की पहाड़ी शैली, इन सब का विकास हुआ। क्योंकि जो जिसे राज्य के संरक्षण प्राप्त जिन कलाकारों को, चित्रकारों को, वो यहाँ से निकल गए। और औरंगजेब के काल में देखेंगे कि इस प्रकार की चीजें आपको बहुत मिलेगी। आप देखिए यहाँ पे आगे भित्ति चित्रकला में औरंगजेब ने अकबर और जहांगीर के काल में जो बना हुआ था, है ना, जो बना हुआ तस्वीर था भित्ति चित्र, उससे सफेद पुतवा दी, है ना, उसको सफेद ही पुतवा दिया। इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला कि पहले अपना साम्राज्य को आर्थिक रूप से संपन्न करेंगे, संगीत नृत्य ये सब नहीं होगा हमारे साम्राज्य में। इसी के कारण में संगीत पर बैन लगा दिया, संगीत पर बैन लगा दिया। ठीक है, संगीत का कट्टर विरोधी था। लेकिन देखिए दूराभास क्या है यहाँ पे, विरोधाभास है। संगीत का जनाजा निकाला किसने? जो भी संगीतकार थे, है ना, सिंगर थे, उसने इसको विरोध स्वरूप संगीत का जनाजा निकाला कि संगीत हमारा मर गया। तब विरोध प्रदर्शन करने के लिए वो ऐसा कर रहे थे। औरंगजेब को इससे भी कुछ असर नहीं हुआ। उसने क्या कहा? इसे इतना दूर दफना दीजिए, इतना गहरा दफना दीजिए कि दोबारा इसकी आवाज ना आए। यानी आप अगर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रतीकात्मक रूप से संगीत का जनाजा निकाल रहे हैं कि आपके कारण संगीत का जनाजा निकल रहा है, तो उसमें भी शासक क्या कहता है? इसे इतना गहरा दफन कर दो कि दोबारा इसकी आवाज तक नहीं आए। ठीक है, लेकिन थोड़ा विरोधाभास इसलिए मैं कहता हूँ, एक तरफ ये चीज होता है, दूसरी तरफ देखता है कि यह खुद संगीत का एक बहुत प्रेमी था, वीणा बजाता था, इसकी तस्वीर है सिक्कों पे। सर्वाधिक पुस्तकें संगीत की इसी के काल में लिखी गई है। संगीत की सबसे ज्यादा पुस्तकें औरंगजेब के काल में लिखी गई है। ठीक है, शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे ज्यादा पुस्तक इसी के कार्यकाल में लिखी गई है। ये सब विरोधाभास है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जो भी शासक करता है वह उसकी राजनीतिक मजबूरियां रहती है। ठीक है, अंदर से उसका कुछ रहता है और राजनीतिक मजबूरी कुछ रहता है। यहाँ पे हमने एक टेबल दे दिया है, ये स्थान है, कौन सा निर्माण है, अमुक विशेषता क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको बस रट लेना है। ठीक है, बीबी का मकबरा कहाँ है, किसने बनवाया, है ना, मोती मस्जिद, बादशाही मस्जिद, पिंजौर गार्डन कहाँ है, पिंजौर में। तो ऐसे ही इसको आप याद कर लीजिएगा, और व्यक्ति में यहाँ से भी आपको प्रश्न बन सकता है। अब है कि मृत्यु, इसकी मृत्यु 1707 में हुई, अहमदनगर महाराष्ट्र में। 89 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हुई, और कहीं कहीं आपको 20 फरवरी 1707 मिलेगा, लेकिन ज्यादा जगह देखिए आपको डेट ही मिलेगा। ठीक है, 3 मार्च या 20 फरवरी नहीं देगा, 1707 में इसकी मृत्यु होगी, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम 25-26 वर्ष उसने कहाँ बिताया? दक्षिण भारत में। यानी युद्ध में ये व्यस्त रहे, अभियान में व्यस्त रहे, और वहीं इसकी मृत्यु हो गई। अंतिम इच्छा और इसका दफन समझिए, स्थान औरंगजेब को खुलदाबाद, है ना, औरंगाबाद महाराष्ट्र के पास दफनाया गया। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? खुलदाबाद औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ भाई? महाराष्ट्र में। और इसके वसीयत के अनुसार इसकी कब्र बहुत सादा बनाएगी। इसने कहा था कब्र को बिल्कुल हमें एकदम ये रखना, बहुत सादगी के साथ रखना है, बहुत तड़क भड़क नहीं करना है। और कहा जाता है कब्र में जो बनाने में जो खर्च हुआ ना, वह
इसने टोपी सीकर, है ना, कुरान का नकल कर उसको बेचकर जो पैसा कमाया था उसी से अपना कब्र इसने पहले बना लिया था। क्यों? क्योंकि यह इसे जिंदा पीर बोलते थे, और जो पीर होता है ना वो अपने मेहनत से अपने कह सकते हैं इस प्रकार का काम करते थे जिससे कि धर्म का भी भला हो और उसको उससे कुछ इनकम हो और उसी से उसका जीवन यापन चले, और उसी से उसने अपना ये कह सकते हैं कि अपना कब्र तैयार कराया था। उसकी कब्र जो है शेख जैनुद्दीन की दरगाह के अहाते में ही स्थित है। ये भी क्वेश्चन बनेगा किसके अहाते में है, तो शेख जैनुद्दीन का जो अहाता है उसी में इसका कब्रिस्तान बनाया गया। इसका मृत्यु के समय साम्राज्य की क्या स्थिति थी? 21 प्रांत थे। सर्वाधिक प्रांत किसके कार्यकाल में था? औरंगजेब के काल में। विशाल साम्राज्य 21 प्रांत, और टोटल देखिए कहा उत्तर भारत में 14, दक्षिण भारत में 6 और अफगानिस्तान काबुल में 1। ठीक है, लेकिन हालांकि आर्थिक और सैन्य रूप से यह कमजोर हो गया था। बड़ा साम्राज्य जरूर था लेकिन खोखला युद्ध था। इसके मृत्यु के बाद इसके बेटों में वसीयत को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ और यहाँ पर 2 युद्ध लड़े गए। दोनों युद्ध काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ देखिएगा। पहला जजाऊ का युद्ध, दूसरा हैदराबाद का युद्ध। जजाऊ का युद्ध 1707 में हुआ और हैदराबाद का युद्ध 1709 में हुआ। जजाई का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मुअज्जम बनाम आजम, इसके पुत्र मुअज्जम बनाम आजम के बीच हुआ। मुअज्जम जीत गया और आजम मारा गया। इसके बाद हैदराबाद का युद्ध हुआ, इसमें मुअज्जम बनाम कामबख्श, मुअज्जम बनाम कामबख्श। मुअज्जम यहाँ पर जीत गया और कामबख्श क्या हुआ? कामबख्श की मृत्यु हो गई। ठीक है, मुअज्जम जीत गया और कामबख्श की मृत्यु, यानी ये जो मुअज्जम थे ये विजयी रहे उत्तराधिकार के युद्ध में, और यही मुअज्जम बाद में बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत के शासक बने, जिसका दूसरा नाम शाह आलम प्रथम भी है। ठीक है, अगला शासक भारत के कौन हो गए? मुगलों के अगले शासक बहादुर शाह प्रथम, या इसको शाह आलम प्रथम कहते हैं, ये अगले शासक बने। तो ये था साथियों आज का सेशन। अगर आप भी चाहते हैं पूरा हिस्ट्री का एकदम शानदार प्रैक्टिस सेट आपको मिले, 1000 MCQ मिले, 1000 MCQ मिले जहां से प्रश्न सीधे एग्जाम में लड़े, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे है, एग्जाम फाइटर नंबर 1, वहां डाउनलोड कीजिए। वहां आपको 1000 MCQ मिलेगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, आंसर के साथ, और वहां से प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में आएगा। तो फिलहाल साथ इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।